अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूँ अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं मेहरुनिसा शामिर का नॉवल वक्त। लेकिन आज के एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की एपिसोड ऑफ वक्त। सफ़ीर उस वक्त हाले के साथ गाड़ी में था। आज हाले को एक सेमिनार में जाना था। वहां से फारिग होते ही उसने सफ़ीर को कॉल कर ली थी और वो उसको लेने आ भी गया था। वो लोग घर से थोड़ा ही दूर थे। सफ़ीर को शम्स सुल्तान की कॉल मौसूल हुई। उसके चेहरे पे साया सा लहराया था, लेकिन वो जल्द ही खुद को कंपोज कर गया था और बस ओके डैड मैं पहुंच रहा हूँ कहकर कॉल काट दी थी। हाले अपने मोबाइल पे लगी थी। उसने ध्यान नहीं दिया था। इज एवरीथिंग फाइन? उसने स्क्रीन से नजरें हटाए बगैर सवाल किया था। समीर कुछ सोच रहा था। उसने जवाब नहीं दिया। हाले ने सर उठाया था। सफ़ीर, मैं आपसे बात कर रही हूँ, सब ठीक है? अब की वो ज़रा बुलंद आवाज़ में बोली थी। हाँ, सब ठीक है। वो मुस्कुराया था। हाले भी उसको देखकर मुस्कुराई थी। तभी उसको अपने पैर के नीचे कुछ महसूस हुआ। उसने झुककर चेक देखा तो उसको एक बोतल दिखी। वो उसको हाथ में लेकर सीधी हुई, लेकिन जैसे ही उस पे लिखी तहरीर पे नजर गई, हाले ने गोया करंट खाकर उस बोतल को दूर फेंका था और अपने बैग से टिश्यू निकालकर अपने हाथों को रगड़ने लगी थी। सफीर ने अचंभे से उसको देखा था, लेकिन कुछ बोला नहीं। ये किसकी है? उसने नीचे पड़ी बोतल की तरफ इशारा करते हुए पूछा था। जिसकी ये गाड़ी है। बला का सुकून था उसकी आवाज में। आप आप ड्रिंक करते हैं? वो मारे हैरत के बस इतना ही बोल पाई थी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा जो काम है और जिन पार्टीज में मैं मधु होता हूँ, वहाँ ये सब आम है। मैं अगर इन सबसे दूर भागूंगा तो सब मुझे दकियानूस समझेंगे। हाले ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो आम से लहजे में कह रहा था, जबकि हाले पर तो हैरतों के पहाड़ ही टूट पड़े थे। आप गुनाह को आम कह रहे हैं सफीर? अगर ये आम है फिर तो वहाँ और भी बहुत कुछ आम होगा। उसके बारे में क्या ख्याल है आपके? आखिर में उसका लहजा तंजिया हो गया था। अगर तुम्हारा इशारा औरतों से ताल्लुक की तरफ है तो हाँ, मेरे लिए ये सब भी आम है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो यार। ग्रो अप। मुझे ये लगा था कि तुम मॉडर्न हो, हर चीज़ समझती हो। तुम मेरा सर्कल समझ लोगी और तुम इससे मोहब्बत भी तो करती हो ना यार। क्या हो गया है तुम्हें? मोहब्बत में तो लोग कातलों को भी कबूल कर लेते हैं, और एक तुम हो। उसने अफसोस से सर झटका था। मैंने कब कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ? उसका लहजा ठंडा था। आपने कहा था आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, और अगर मैं मोहब्बत करती भी हूँ तो मैं उसमें आपका माजी कबूल कर सकती हूँ, लेकिन आपका दागदार हाल नहीं। मैं गलत को गलत कहूँगी चाहे जितनी मर्जी मॉडर्न हो जाऊँ। मेरे नज़दीक ये सब गुनाह है। अगर आप उनको छोड़ने पे राजी हैं तो मैं आपके साथ ज़िंदगी गुजारने पे राजी हूँ, लेकिन अगर आप इस सबको डिफेंड करते रहेंगे तो हमारा ताल्लुक मुश्किल में पड़ जाएगा। उसका लहजा नरम और दो टोक था। और अगर मैं ये सब ना छोड़ूं तो फिर मैं आपको छोड़ दूंगी। उसका लहजा सपाट था। तुम मुझे छोड़ दोगी? क्या ये इतना आसान है तुम्हारे लिए? तुम मुझे जज कर रही हो हाले। क्या तुम इतनी नेक हो? क्या तुम ये समझती हो कि तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं है? तुम क्लियर हो? नहीं, मैं बिल्कुल भी नेक नहीं हूँ। मैं तो 5 नमाज़ें भी मुश्किल से पढ़ती हूँ। मैं कुरान हफ्ते में 1 बार पढ़ती हूँ। चैरिटी भी कभी कभी करती हूँ। झूठ भी बोलती हूँ, ज़रूरतन। लेकिन सफ़ीर, मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये सब ठीक है, गुड है। मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारूंगी। अगर ये सब नहीं करूंगी तो मुआशरा क्या कहेगा? मैं इस पे काम कर रही हूँ। इन आदत को छोड़ने की कोशिश भी कर रही हूँ। मेरा हर गुजरता दिन अपनी बुरी आदतों के खिलाफ एक जंग है, और एक दिन मैं ये जंग जीत भी जाऊंगी। वो सांस लेने को रुकी थी। सफ़ीर भवें भींचे उसको सुने जा रहा था। निगाहें सड़क पे मरकूज थीं। सफ़ीर, मैं स्ट्रेट हूँ और मुझे लाइफ पार्टनर भी ऐसा ही चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि उसमें कोई बुराई ना हो, वो कोई इमाम काबा हो, लेकिन वो कम से कम अपनी बुराई को कबूल करे, अपना गुनाह मान ले और दोबारा वो सब ना करने का अहद करे। अपने गुनाह और गलती का इल्ज़ाम किसी और को न दे। कोई आपका हाथ पकड़कर आपसे गलती या गुनाह नहीं करवाता। आप अपनी मर्ज़ी से ये करते हैं। आपके दिलो दिमाग में कहीं न कहीं हाँ होती है, तभी आप कोई भी गलत काम या गुनाह करते हैं। ओके, मैं समझ गया हूँ हाले तुम क्या कहना चाहती हो। मैं ये सब छोड़ दूँगा। अब खुश?
नहीं सफ़ीर, आप नहीं समझे। ये सब आप बस बात ख़त्म करने को कह रहे हैं। आप मेरे लिए ये सब मत छोड़ें, अल्लाह के लिए छोड़ें। गुनाह किसी इंसान के लिए नहीं छोड़ा जाता, गुनाह अल्लाह के लिए छोड़ा जाता है। नहीं, मैं आपको जज नहीं कर रही, मैं बस एक बात कर रही हूँ। उसका लहज़ा नर्म और सादा था। कोई तंज़, कोई बर्तरी की ख्वाहिश उसके लहजे में ऐसा कुछ नहीं था। इतने में वो लोग अस्पताल पहुँच गए थे। ये वही अस्पताल था जहाँ हाले कभी उमर को लेकर आई थी। हाले ने हैरत से इधर-उधर नज़र दौड़ाई थी। हम यहाँ क्यों आए हैं? सब ठीक तो है ना? उसके लहजे में परेशानी थी। सफ़ीर ने गहरी सांस भरी थी। अगर तुम पैनिक न करो तो बताऊंगा। बताएं सफ़ीर, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बड़े पापा का बीपी शूट कर गया था। डैड उनको अस्पताल लेकर आए हैं। महर और मम्मी भी यही हैं, तो मैं तुम्हें भी ले आया। और फिर हाले ने कुछ और नहीं सुना था। वो फौरन गाड़ी से उतरी थी और भागती हुई अंदर की जानिब गई थी। सफ़ीर उसके पीछे भागा था। थोड़ी देर बाद वो महराज सुल्तान के बेड के पास बैठी खफकी से उनको देख रही थी। वह बहुत बेहतर थे। उनका शुगर और ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। कुछ ज़रूरी टेस्ट के बाद उनको जाने की इजाज़त दे दी गई थी। आप मुझे ये बताएं कि ये सब हुआ कैसे? ऐसे तो नहीं शुगर हाई हो जाता। आपने ज़रूर कुछ मीठा खाया होगा, है ना? बच्चे, मैंने कोई मीठा नहीं खाया। ये एक अलग मामला है। घर चलें तो सब बता देता हूँ। वो नरमी से गोया हुए थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी बाबा, मैं डर गई थी। आप मंगनी वाले दिन से कुछ परेशान हैं बाबा? क्या आप खुश नहीं हैं? मैं खुश हूँ बेटे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ और सोच रखा था। जहन के नेहा खानों पे एक दराज कद स्याह आंखों वाले नौजवान ने दस्तक दी थी। कोई ऐसा जो मुझसे भी ज्यादा तुम्हारी हिफाजत करता और मुझसे ज्यादा मोहब्बत और इज्जत देता तुम्हें। लेकिन खैर, वक्त के आगे किसकी चलती है। उसी वक्त उनका सेक्रेटरी फरहाद नॉक करते हुए अंदर आया था। सर, कोई हयात साहब आपसे मिलने आए हैं। वो चौंके थे लेकिन जाहिर नहीं होने दिया। उन्हें 5 मिनट बाद ले आओ, फरहाद से कहकर वो अब हाले की तरफ मुतवज्जे हो चुके थे। बेटे, तुम घर जाओ, अब्बा और अपनी अम्मा को कुछ ना बताना। मैं सफ़ीर के साथ आ जाऊंगा, ठीक? हाले समझ गई थी। वो उस हयात साहब से अकेले में मिलना चाहते हैं। ख्याल रखिएगा। वो उनका हाथ चूमती बोली थी और फिर अपना बैग उठाकर चली गई थी। महर और फरवा चची वेटिंग रूम में उसका इंतजार कर रहे थे। उसको आते देख दोनों खड़े हो गए थे। कैसे आप महराज बाबा? महर ने परेशानी से इस्तफसार किया था। ठीक है, बिल्कुल, बल्कि थोड़ी देर तक घर आ जाएंगे। अभी हम सब घर जा रहे हैं। ड्राइवर को कॉल कर दी है आपने? उसने सवाल किया था। हाँ, वो बाहर खड़ा है। चलो चलते हैं। मैडम, आप वही हो ना जो उस दिन अपने शोहर के साथ आई थी? आप कैसे हैं जी वो? अल्लाह भला करे उनका। जाते जाते मुझे मेरे बेटे की स्कूल की फीस के लिए 10,000 दे गए थे। एक अधीर उम्र नर्स हाले को गौर से देखती पूछ रही थी। हाले का रंग उड़ सा गया था, लेकिन जाहिर न होने दिया। क्या बकवास कर रही हो? इसकी अभी शादी भी नहीं हुई। महर ने उसको डपटा था, जबकि फरवा ने सोचती नजरों से हाले का जायजा लिया था। वो फरवा थी। उन्होंने हाले की उड़ी हुई रंगत देख ली थी। मैडम, मेरी आंखें धोखा नहीं दे सकती। मैंने खुद ही तो इनको इंजेक्शन लगाया था। जर्द जोड़ा पहन रखा था उन्होंने। मुझे सब याद है। वो औरत तो जैसे अपनी बात मनवाने में तुल ही गई थी। देखो, हम तुम्हारी शिकायत कर देंगे इंतजामिया से। खामोशी से जाओ यहाँ से, तंग न करो। महर ने झंझला कर कहा था। वो औरत कुछ बड़बड़ाती हुई चली गई थी। हाले ने सुकून का सांस लिया था, जबकि फरवा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई थी। उनका जहन किसी और नहज पे सोच रहा था। दूसरी तरफ महराज सुल्तान अस्पताल के बेड पे नींद दराज थे जब हल्की सी दस्तक उनके कानों में पड़ी। 2 उंगलियों से टक टक की आवाज़ और फिर बगैर अंदर से कोई आवाज़ सुने वो दरवाज़ा खोलकर आ गया था। जब इसको इजाज़त चाहिए ही नहीं होती तो वो दस्तक देता क्यों था? उसने आज स्याह टी शर्ट के साथ नीली जीन्स पहन रखी थी। सर पे पी कैप, शेव हल्की बड़ी हुई, बाल माथे पे बिखरे हुए, आंखें सपाट सी। अंदर कदम रखते ही उसने दोनों हाथ जींस की जेबों में डाल लिए थे। वो कदम कदम चलता उनके बेड के पास रखी कुर्सी पे बैठ गया था। बोला कुछ भी नहीं। तुम आजकल मेरी फैमिली के कुछ ज्यादा ही आसपास नजर आने लगे हो। खैर तो है? उनका अंदाज मशकूक सा था। भूले मत, ये सिर्फ आपकी फैमिली नहीं है, मेरा भी उतना ही हक है उन सब लोगों को देखने और मिलने का। खैर ये बताएं, आज ही उमर रसीदा जज साहब ने अस्पताल का रुख क्यों कर लिया? उसका अंदाज लापरवाह सा था, जबकि उसकी आंखों में फिक्र वाज़ेह थी। जैसे तुम तो जानते नहीं होगे। जानता तो मैं हूँ, लेकिन फिर भी बीमार के मुंह से उसका हाल सुनना एक अलग चीज़ है।
वो साइड टेबल पे रखी दादा की शीशियों की जगह आगे पीछे करता बोल रहा था। महराज सुल्तान से बात करते वक्त वो उनकी आंखों में नहीं देखता था। उसे शायद डर रहता था कि वो उसकी आंखें पढ़ लेंगे। शम्स ने मेरी जमीन बेच दी। उनके लहजे में गुस्सा और अफसोस बैक वक्त दर आए थे। गलत। मिस्टर शम्स ने आपकी जमीन का बस सौदा किया है, बेची नहीं। अब तक कागजात आपके पास महफूज हैं। क्योंकि ज़मीन की अटॉर्नी आपके पास है, तो कोई कैसे उसे बेच सकता है? आपका भाई पार्टी से मिल सकता है, सौदा कर सकता है, लेकिन बेच नहीं सकता। वो अब भी दवाइयों की शीशियों के साथ लगा था। तुम्हें कैसे पता? उनके लहजे में हैरत थी और खुशी भी। मुझे सब पता होता है। वही बेनियाज लहजा। लेकिन फरहाद ने तो कुछ और ही बताया। फरहाद को ये आधी अधूरी खबर भी मैंने दी थी। वो ऐसे बता रहा था जैसे अभी महराज सुल्तान उसको कोई तमगा देंगे। और एक और बात, आपका सेक्रेटरी किसी काम का नहीं है। ऐसा करें उसको निकाल दें और मुझे उसकी तनख्वाह जितने पैसे दे दिया करें। क्या ख्याल है? वैसे भी उससे ज़्यादा तो आपके मैं काम कर देता हूँ। क्या करोगे इतने पैसे? वो मुस्कुराए थे। पैसों में खेलूंगा। आपको पता तो है मैं कितना पैसा परस्त हूँ। वैसे मैं सोच रहा था कभी कंपनी चक्कर लगाऊं और शर्म से कहूँ, ज़रा मेरा हिस्सा तो रखे मेरे हाथ पे। सच, हाथ बहुत तंग है आजकल। बदतमीज। रिलेशनशिप टाइटल नहीं इस्तेमाल करते तो जनाब या सर ही कह लिया करो। उसने तो जैसे सुना ही नहीं। महराज ने बात बदल ली थी। मैं हेवन को हाले और हसन के नाम करना चाहता हूँ। हालांकि शादी पे उसको ये गिफ्ट देना चाहता हूँ। वैसे भी मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब वहाँ की बाग दौड़ किसी नौजवान और मजबूत हाथों में दे दूँ। हालांकि शादी, उनका रिश्ता कब हुआ? उसने गर्दन उठाई थी। बाकी सारी बातें जैसे बेमानी थी। 2 दिन पहले उसकी मंगनी हो गई है सकीर के साथ। बहुत खुश है। वो आम से लहजे में बता रहे थे। उमर दोबारा गर्दन झुकाए उन शीशियों में झुक गया था। लेकिन इस बार उसको सारी तरतीब भूल गई थी, कौन सी शीशी कहाँ रखनी है। आपने बताया नहीं। वो बहुत देर बाद बोला था। उसको भी कुछ बुरा लगा था। बहुत बुरा। तुम्हें तो सब पता होता है। उन्होंने तंज किया था। उमर फीका सा मुस्कुराया था। आप हेवन को बेशक हाले के नाम कर दें, लेकिन पावर ऑफ अटर्नी मुझे दे दें। उसका लहजा सादा था। वो उनकी आंखों में देखकर बोला था। उन्होंने उसकी आंखें पढ़ ली थीं। वहां कोई साजिश, कोई लालच, कोई मफाद नहीं था। बस फिक्र थी, मुखलिसी थी। क्यों? उन्होंने सवाल किया था। क्योंकि हाथ वही मजबूत होते हैं जिनको किसी हाथ के छूटने का खौफ नहीं होता। मेरे हाथ। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए थे। ये बेखौफ हैं। ये निडर हैं। इनके पास खोने को कुछ नहीं। आपकी बेटी, उनके दोनों हाथ खौफजदा हैं। उनके पास खोने को बहुत कुछ है। आपको शम्स और सफ़ीर पे एतबार नहीं करना चाहिए। आप अपनी बेटी को ऐसे घर में भेज रही हैं जिस घर का एक फर्द आपकी ज़मीन का सौदा आपकी इजाज़त के बगैर करके आता है। कल को ये ज़मीन उनकी बहू की प्रॉपर्टी होगी। सोचिए वो लोग क्या क्या कर सकते हैं। वो अपने अज़ली बाएतमाद लहजे में बोल रहा था। मैं इस बारे में सोचूंगा। महराज सुल्तान ने गोया बात ही ख़त्म कर दी थी। वैसे तो मेरी प्रॉपर्टी के मामलात पे इतनी नज़र क्यों रखे हुए हो? उनकी आंखें मशकूक अंदाज में सिकुड़ी थीं। ज़ाहिर है आपका वारिस हूँ। आप खुद ही तो कहते हैं आपका बेटा हूँ मैं। फिर आपकी प्रॉपर्टी में मेरा भी हिस्सा हुआ ना। मैं तो बस अपने हिस्से पे नज़र रखे हुए हूँ। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोल रहा था। गाल का गड़ा वाजे हुआ था। एक धेला नहीं दूंगा मैं तुम्हें, समझे? वो खफकी से बोले थे। देख लेंगे। वैसे ही मिर्जा के कुछ ज्यादा ही पुर्जे निकलने लगे हैं। आप इजाजत दें तो गवर्नर हाउस की हवा खुलवाऊं उसको, या फिर 2 दिन के लिए उठवा लेते हैं। क्या ख्याल है? महराज सुल्तान ने उसको अफसोस से देखा था। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब तुम ऐसे तो नहीं थे उमर। तुम क्या बनते जा रहे हो? उनके लहजे में रंज सा था। वो तलखी से मुस्कुराया था। जानता हूँ मैं, मासूम था है ना। इस दुनिया में आपको कदम कदम पे भेड़िए मिलेंगे जज साहब। उन भेड़ियों से मुकाबला करने के लिए उनसे बड़ा भेड़िया बनना पड़ता है। मैंने भी बस वही किया। मैं वो मासूम उमर नहीं रहा। अब मैं एक ऐसा भेड़िया बन गया हूँ कि अगर किसी से ज़रा भी खतरे की बू महसूस हुई तो चीर फाड़ दूंगा। मुझे ऐसा वक्त ने बनाया है जज साहब। कोई भी शौक से ऐसा नहीं बनता। वो उनको देख नहीं रहा था। उसकी नज़रें अपने जोगर्स पे जमी थी। कहा ना, वो उनकी तरफ देखकर बात नहीं करता था। खैर, शादी कब कर रहे हो? आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, मुझे एक लड़की पसंद है। कुछ दिनों में उसको प्रपोज करूंगा शादी के लिए। देखते हैं क्या होता है। उसका लहजा आम था लेकिन उसकी आंखें, उनमें अलोही सी चमक थी।
महराज सुल्तान खुश हुए थे, बेहद खुश। तुम्हें यकीन है वो हाँ कर देगी? मुझे यकीन है वो ना कर देगी, वो फौरन से पहले बोला था। उनकी खुशी मान पड़ गई थी, जोश ठंडा पड़ गया था। तो फिर प्रपोज करने का मतलब? उन्होंने दांत खिचखिचाए थे। मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, ताकि बाद में ये पछतावा ना रहे कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। मुझे भी ले चलो साथ, मैं उसको देख ही लूंगा, शायद मेरी बात करने से मान जाए। आपसे बात ही तो नहीं करवा सकता। वो इतना हल्का बड़बड़ाया था कि वो मुश्किल खुद सुन पाया हो। कुछ कहा? हाँ जी, मैंने कहा कि आप जैसे उम्र रसीदा लोगों का हम जैसे जरी जवानों के साथ क्या काम। वैसे सुना है जरी जवान को जब गोलियां लगी थी तो एक लड़की उसको कंधे पे डालकर अस्पताल ले गई थी। उन्होंने मुस्कुराहट दबाई थी। मैंने तो ये भी सुना है कि जज साहब से उनकी महबूब बीवी नाराज हैं, इसीलिए वो आजकल जरा उखड़े उखड़े रहते हैं। उसने भी ताक का निशाना लगाया था। अभी वो कुछ कहते कि सफीर और बख्श दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए। उमर ने पी कैप चेहरे पे आगे को कर ली और लंबे लंबे डग भरता वहां से निकल गया। सफीर ने उसको जाते देखा था। बख्श के हाथ में कुछ अद्वियात के शॉपर थे। उसने भी मुड़कर उस स्याह शर्ट वाले नौजवान को देखा था। ये कौन था बड़े पापा? है एक बहुत करीबी, तुम नहीं जानते बेटे। सफीर ने मजीद कोई सवाल नहीं किया था। वो खामोशी से उनको उठाने लगा था। उनको घर जाना था। यूसुफ सुल्तान अपने किसी दोस्त की अयादत को गए हुए थे। जब वापस आए तब तक महर हाले और फरवा के साथ घर आ चुकी थी। दादा जान लॉन में बैठे थे। जब मेहरान के और अपने लिए चाय बनाकर ले आई थी। फरवा और हसीना बेगम भी उस वक्त लॉन में मौजूद कुर्सियों में बैठी थीं। वो अपने वादे के मुताबिक उसके साथ सुबह वॉक भी करते, चाय भी पीते, उसका लाया खाना भी खाते। गर्ज के उन दोनों के दरमियान कशीदगी खत्म हो चुकी थी। जिस तरह घर वालों ने उनकी नाराजगी पे सवाल नहीं उठाया था, बिल्कुल उसी तरह सुल्तान मंजिल के मकीन इस सुलह पर भी खामोश थे। मैंने यूसुफ सुल्तान के लिए चाय बनाकर कप उनको थमाया था। उसी वक्त हाले लॉन की जाने बातें दिखाई दी। हाले को देखकर दादा जान की आंखें चमक उठी थीं। वह अब उनके नजदीक आ गई थी। दादा जान ने हमेशा की तरह उसके लिए अपने बाजू वाह किए थे। महर का थमाया हुआ कप उन्होंने मेज पे रख दिया था। हाले उनके पास आते ही झुककर उनके गले लग गई थी। मैडा सुकून, यूसुफ सुल्तान पूरा सारा तई ते कुर्बान वंजे, मेरी आल औलाद तई ते घूरा। मेरा सुकून, यूसुफ सुल्तान पूरा का पूरा तुम पे कुर्बान, उसकी आल औलाद तुम पे वारी जाए। मैं को मक्खन लांदे पे हो तुसा, सब समझ दिया। मैं को मुझे मक्खन लगा रहे हैं आप? सब समझती हूँ मैं। वो उनसे अलग होते हुए उनके साथ रखी कुर्सी पे बैठती बोली थी। फरवा ने महर को देखा था। उनकी आंखों में तमस्खर था। गोया कह रही हो, वो हाले के होते हुए तुम्हें नहीं देखेंगे। महर ने नजरों का जाविया बदल लिया था। मेहरमा, हाले के लिए भी चाय बना दो। वो उसकी तरफ देखे बगैर बोले थे। हाले के होते हुए वो किसी को कैसे देख सकते हैं? हसीना उन सबसे बेनियाज चाय को घूंट घूंट अपने हल्क में उतार रही थी। मैं चाय नहीं पीऊंगी दादा जान। कॉफी का कह आई हूँ, नरगिस को आती ही होगी। फिर मैं भी चाय नहीं पीऊंगा। उन्होंने मेज पे रखा कप थोड़ा और दूर कर रख दिया था। महर को लगा था जैसे उन्होंने चाय का कप नहीं, महर को बीच से हटाया हो, लेकिन खामोश रही। हाले, तुम्हारे बाबा अब तक क्यों नहीं आए बेटा? हसीना ने गर्दन मोड़कर पूछा था। हाले ने कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि फरवा बोल पड़ी। आपके महराज सुल्तान साहब ने मेरे शोर शम्स सुल्तान पे पूरी फैक्ट्री के सामने हाथ उठाया और फिर अपना ही ब्लड प्रेशर और शुगर हाई करवाकर अस्पताल पहुंच गए। मैं, महर और हाले वहीं से तो आए हैं अभी। और मेरा बेटा अब तक भाई साहब की चाकरी में मसरूफ है। मेरी होने वाली बहू ने बताया नहीं क्या आपको? वो बज़ाहिर मुस्कुराते हुए काटदार लहजे में बोल रही थी। हाले ने बेख्तियार माथे को हाथ लगाया था, जबकि यूसुफ सुल्तान और सीना को तो जैसे सांप सूंघ गया था। महर बगैर कुछ बोले दादा जान की छोड़ी हुई चाय पीने लगी थी। उसका दिल जल रहा था। चाय बदमज़ा और ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसको जैसे फर्क ही न पड़ता हो। उसी वक्त शम्स की गाड़ी पोर्च में रुकी थी। वह लंबे लंबे डग भरते अंदर की जानिब जा रहे थे। फरवा भी उठकर उनके पीछे चली गई थी। वो जख्मी शेर की तरह अपने कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहे थे। कोट उतारकर दूर फेंक दिया था। चेहरे पे बेतहाशा गुस्सा था। ड्रेसिंग की आधी चीजें जमीन की नजर हो चुकी थीं। वो बार बार चेहरे पे हाथ फेरकर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करते। उसी वक्त फरवा कमरे में दाखिल हुई। उनको देखकर शम्स ने चेहरे के जाविये बिगाड़े थे। मैं इस वक्त तुम्हारी मकरू शक्ल नहीं देखना चाहता। बेहतर होगा तुम यहाँ से दफा हो जाओ। वो अपने लहजे को बमुश्किल नॉर्मल लगते हुए बोले थे।
1000। वो बाजू सीने में बांधे अजीब से लहजे में बोली थी। शम्स ने रुककर अचंभे से उनको देखा था। 1000 लोगों के सामने उन्होंने तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारा, तुम्हें गालियां दी, उनकी आंखों का तमस्खुर। आह! शम्स ने खुद को जिल्लत की अथाह गहराइयों में डूबता महसूस किया। उसने तुमने सफीर के रिश्ते के लिए हाँ इसीलिए की थी ना, ताकि तुम्हें हाले का हिस्सा भी मिले। तुम जानते थे हाले के हिस्से में हेवन भी आएगा और वो जमीन भी। तुमने अपने बेटे को बेचा। शम्स, तुम कैसे कर सकते हो ये? तुम इतने लालची, इतने इमोशनलेस कैसे हो गए? शम्स चंद लम्हे खामोशी से उनको देखते रहे और जब बोले तो उनके लहजे में आग सी तपिश थी। 20 साल पहले उस होटल रूम में जो कुछ मैंने देखा, उसने मेरे इमोशंस नोच लिए। उस मंजर ने मेरे दिल से मोहब्बत नोच ली। उस दिन से लेकर आज तक मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात और पैसे के लिए जीता हूँ। मेरा वाहिद इश्क मेरी कंपनी है। फरवा ने डबडबाई आंखों से उनको देखा था। मैंने वो सब कुछ तुम्हारे लिए किया था शम्स। मैं वहां तुम्हारे लिए गई थी। अगर वो जापानी बिजनेसमैन तुमसे डील ना करता तो तुम सड़क पे आ जाते। मैं तुम्हें बर्बाद होता नहीं देख सकती थी। तुम मेरा इश्क हो। मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा है। उसका लहजा रुंधा हुआ था। मस्कारे से लदी आंखों में आंसू थे। क्या मैंने कहा था तुम्हें ये सब करने को? वो धाड़े थे। अपनी बरकिदारी को मुझ पे मत थोपो जाहिल औरत। मैं कंगला हो जाता, दीवालिया हो जाता, सड़क पे आ जाता या भीख मांगता, मुझे फर्क ना पड़ता। अगर तुम मेरे साथ वफादार रहती। मैं तुम्हारी वफादारी को यहाँ सीने पे हाथ रखा था, यहाँ रख कर कहता मेरे पास सब कुछ है। लेकिन तुमने तुमने मेरा मान तोड़ दिया, मेरा गुरूर छीन लिया। मुझे बर्बाद तो तुमने किया फरवा। अब तुम मुझे अपनी बदकिरदारी की जस्टिफिकेशन दोगी? अब तुम कह रही हो तुम शर्मिंदा हो? उनके लहजे में तनफुर था, दुख था, नफरत थी। बल्कि नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं फरवा। मैंने अपने भाई का हक मारा था ना। मैंने उसके साथ जुल्म किया था। मुझे उसका बदला मिल गया। किसी का हक मारना इतना आसान नहीं होता। मैंने जान लिया। मैंने कई बार वहीद को ख्वाब में देखा था, उदास, मगमूम, परेशान। लेकिन उस रात फरवा, उस रात वो कह कहे लगा रहा था। उसकी वो खोखली हंसी मैं आज तक नहीं भूल पाया। तुमने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया है फरवा। मैंने खुद के साथ बड़ा जुल्म किया है। मैं बदनीयत हो गया था। बाबा जान सही कहते थे, बदनीयता ने घर नहीं वस्तन। लेकिन मैं नहीं समझा। मैंने खुद के साथ जुल्म किया, बड़ा जुल्म। वो आजुर्दा से लगते थे। मैंने वो सब कुछ हमारी फैमिली के लिए किया, हमारे बेटे के लिए किया शम्स। उनके आंसू मुसलसल बह रहे थे। तुमने कुछ भी मेरे लिए नहीं किया। तुम नए नए मर्दों की आदत थी। पहले वहीद, फिर मैं, उसके बाद वो जापानी बिजनेसमैन, और न जाने कितने लोग, कितने मर्द और होंगे। और किस बेटे की बात कर रही हो तुम? पता नहीं वो मेरा बेटा है भी या नहीं। उन्होंने बोलकर सा झटका था। और बस ये बात फरवा के दिल में नश्तर की तरह खुप गई थी। शम्स, वो चिल्लाई थी। ना 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 ना, चिल्लाना मत। तुम इस पोजीशन में नहीं हो हनी। आवाज उठाने को, चिल्लाने को साफ सुथरा किरदार चाहिए होता है। बात में वजन पैदा करने को दयानतदारी चाहिए होती है। खुद पे एतमाद करवाने को अपनी वफा साबित करनी पड़ती है। और तुम मेरी जान, तुम्हारे पास ये तीनों चीजें नहीं हैं। अब तुम अपनी शक्ल गुम करो। मेरे पास तुमसे ज्यादा बड़े मसाइल हैं। वो बेजारी से कहकर अपना लैपटॉप उठाए सोफे पे जा बैठे थे। वो कदम कदम चलती ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने खड़ी हो गई थी। वो खामोश थी, बिल्कुल खामोश, जैसे पत्थर का बुत हो। काफी देर बाद जब वो बोली तो उनकी आवाज में बरसों की थकन थी। मैंने इस शादी को बचाने की हमेशा कोशिश की, तुमसे मोहब्बत की, इश्क किया। उनका हाथ अपनी गर्दन में पहने नाजुक से हीरो के नेकलेस में था। तुम्हारे लिए सब कुछ किया, यहाँ तक कि खुद को भी बेच दिया। अब वो उस नेकलेस पे हाथ फेर रही थी, मोहब्बत से, नरमी से। मुझे लगा था तुम हमारे बेटे की वजह से इस ताल्लुक को निभा रहे हो। लेकिन नहीं, तुम तो उसको अपनी औलाद ही नहीं मानते। तुम सब यूसुफ सुल्तान की सारी औलाद को अपना भरम बहुत अजीज है। तुम मुझे इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि तुम्हारा भरम टूटेगा, तुम्हारी चॉइस में बात आ जाएगी। वो नगीन, उसने वहाज की मारें बर्दाश्त की, लेकिन कभी एक रुपया भी मांग कर नहीं लिया। उसको भी अपना भरम रखना था। और वो दी लेजेंडरी महराज सुल्तान, उनकी बीवी। उनको तो ये तक नहीं पता होता कि उनका शौहर मरा या जिंदा है। लेकिन वो उफ तक नहीं करते। तुम लोगों की गर्दन नहीं झुकती, अकड़ नहीं टूटती। लेकिन इस बार गर्दन भी झुकेगी, अकड़ भी टूटेगी। इस बार मैं तुम्हारी शह रग काटूंगी। और उन्होंने इतनी जोर से खींचकर नेकलेस गर्दन से उतारा था कि हल्की हल्की खराशें पड़ गई थी, गर्दन सुर्ख होने लगी थी।
یہ نیکلیس तुमने मुझे हमारी शादी पे दिया था। आज हमारी शादी खत्म हो गई। हम दोनों का ताल्लुक खत्म हो गया। उनकी आवाज में कर्व था, आंखें खुश्क, ऐसे जैसे दरिया खुश्क होते हैं। शम्स खामोश मगर चुभती नजरों से उनकी पुश्त को देख रहे थे। मैंने तुमसे, महर से और सफीर से बहुत मोहब्बत की, लेकिन तुम सबने मुझे दुख दिए। सफीर ने मेरी बात न मानकर, महर ने अपनी मर्जी करके, और तुम्हारे दुखों का कोई हिसाब नहीं मेरे पास। शम्स, तुमने मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दी है, बहुत हर्ट किया है तुमने मुझे। लेकिन वो अब उनकी तरफ मुड़ी थी। लेकिन मैं शम्स, मैं कभी तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे गुनाह छुपाऊंगी। मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगी, तुम्हारी गलतियां माफ करूंगी, तुम सबको तुम्हारे बुरे वक्त से खींच कर निकाल लाऊंगी। मैं तुम सबका साथ दूंगी, हर वक्त, हर मामले में, हर जगह मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, साए की तरह, गुनाहों की तरह, फरिश्तों की तरह, शैतान की तरह। मुझे जो बनना पड़ा मैं तुम तीनों के लिए बनूंगी। उस रात तुमने होटल रूम में जो कुछ देखा मैं उसके लिए शर्मिंदा नहीं हूँ। अगर दोबारा मौका मिला, अगर दोबारा तुम पे वक्त पड़ा तो मैं फिर वही सब करूंगी, क्योंकि मैं तुम तीनों से मोहब्बत करती हूँ। तुम्हें हेवन चाहिए ना, मैं तुम्हें ला कर दूंगी। महर को सफ़ीर और यूसुफ सुल्तान चाहिए, मैं ला कर दूंगी। उनके रुके हुए आंसू फिर से बहने लगे थे। शम्स ने नागवारी से सर झटका था। तुम्हारा हुस्न और जवानी तो ढल गई है, अब क्या बेचोगी? मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ फरवा, मेरे मामला से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ, मुझे हेवन चाहिए और मैं लेकर रहूंगा। बहुत कली गुलामी, अब मैं अपनी सल्तनत बनाऊंगा। तुम्हें पता है मैंने भाईजान से भी झूठ कहा। मैंने उस ज़मीन का सौदा 5 गुना ज़्यादा में किया था, और वो लोग वहाँ एक होटल बना रहे हैं, एक 7 स्टार होटल। मुझे इस होटल में 20% देने को राज़ी है फ़हीम साहब। दादा जान को भाई से बड़ा प्यार था, मैं कभी नहीं समझ सका, क्योंकि वो हमेशा कहते थे असली सुल्तान तो महराज है। मैं उनकी बात पे गौर नहीं करता था, लेकिन अब मैं सब समझ गया हूँ। वो उनसे इसलिए प्यार करते थे क्योंकि भाई ज़हीन थे। बाबा ने सारी ज़िंदगी प्रॉपर्टी बनाई, पैसा जमा किया, लेकिन भाई ने एक ही बार प्रॉपर्टी खरीदी, वो भी ऐसी जगह के सोने के भाव बिके। जब बाबा ने उनको फंड्स देने चाहे तो उन्होंने मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, और जब दोबारा डोनेशन दी तब उन्होंने अपने अस्पताल के लिए मशीनरी खरीदी। मैं कभी उनके जैसा जहन नहीं पा सका। लेकिन तुम देखना फरवा, हेवन मेरा होगा, मेरा किला बनेगा वहाँ, मैं हुकूमत करूँगा वहाँ, और तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। सो बेहतर है मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मलऊन औरत। अब किसी और का हुस्न, किसी और की जवानी बेचूंगी, वही जिसका हुस्न मुझसे ज्यादा मकबूल है, जिसकी जवानी अभी जोबन पे है, जिससे मेरे कई हिसाब बाकी हैं। अपने सारे हिसाब लूंगी मैं। वो बोलकर कमरे का दरवाजा खोलती बाहर निकल गई थी। शम्स ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। तकरीबन आधा घंटे बाद उनकी उंगलियों ने कोई पैगाम टाइप किया था, और फिर सेंड का बटन दबा दिया था। वह एक लाइन पे मुश्तमिल पैगाम उड़ता हुआ गया था और मतलूबा शख्स को मौसूल हुआ था। उस पैगाम में लिखा था, मैं शम्स सुल्तान की बीवी फरवा सुल्तान हूँ। मुझे फ़हीम मिर्ज़ा से मिलना है अर्जेंट। अपने बॉस से कहो मेरे लिए वक्त निकाले। अब उनकी मुतमईन नज़रें दूर दूर तक फैले स्याह होते आसमान पे जमी थी। चीले हुए आलू, मैंने कहा ना तुम आज के बाद उससे नहीं मिलोगे। एक बात समझ में नहीं आती। महराज सुल्तान अस्पताल से घर आ चुके थे। अब वो दोनों उनके दाएं बाएं बेड पे बैठे लड़ने में मसरूफ थे। बाबा, आप देख रहे हैं ना इसको, ये मुझे मेरे दोस्त से मिलने से मना कर रही है। हसन महराज को बीच में घसीट लाया था। गुलाम हसन, बाबा को बीच में मत लाओ, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो हो रही थी। बेटे, आप दोनों मेरे सर पे तो वैसे ही सवार हो। जब से आए हो खिदमत कम और लड़ाई ज्यादा की है। अब मुझे मसला बताओ, दोस्तों से क्यों नहीं मिलने देती तुम उसको? वो उठकर बैठ गए थे। बाबा, आपको पता भी है वो लड़का स्मोकिंग करता है? मैंने खुद उसकी इंस्टाग्राम की स्टोरीज देखी हैं यार। वो झंझला से गई थी। वो बहुत पहले की बात है बाबा। अब उसने ये सब कुछ छोड़ दिया है। वो बहुत नेक हो गया है। 4 वक्त की नमाज पढ़ता है, बस फजर कज़ा हो जाती है। लेकिन उसकी तो खैर है ना, आहिस्ता आहिस्ता मैनेज कर ही लेगा। एक नशे कभी नहीं सुधर सकता। जिसने एक बार शराब या सिगरेट पी लिया वो उसको छोड़ ही नहीं सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। वो उस पर चढ़ दौड़ी थी। फिर तो तुम अपने बाबा को देखो बेटे। वो सीने पे बाजू बांधे संजीदा से लहजे में बोले थे। क्या मतलब? उन दोनों की आंखों में हैरत थी। हमारा बाप भी एक नशेई ही था, एक शराबी। वो शर्मिंदा से लहजे में बोले थे। आप मजाक कर रहे हैं ना बाबा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप
मेरी वजह से ऐसा कह रहे होंगे, है ना? हसन हैरत ज़दा सा कह रहा था जबकि हाले खामोश थी। उसको पता था उसका बाप ऐसे मजाक नहीं करता। उन्होंने हसन की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मेरी शादी को तकरीबन 9 साल होने वाले थे और मेरी कोई औलाद नहीं थी। तुम्हारी माँ बहुत डिप्रेस रहती थी। मैं भी बहुत डिप्रेस था, बहुत परेशान था। औरत अगर परेशान हो तो रो धोकर घर के काम काज त्याग कर सोग मना सकती है। मर्द बहुत मजबूर होता है, वो रो नहीं सकता, वो काम काज नहीं त्याग सकता, उसको लड़ना पड़ता है। मैं भी लड़ा, लेकिन एक जगह आकर मैं थक गया। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। वो उन दोनों की तरफ नहीं देख रहे थे, वह सामने दीवार को देखते बोल रहे थे। उन्हीं दिनों कुछ दोस्तों की संगत में मैंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया और रात को नशे में धुत वापस आता था। इस तरह मेरी परेशानी वक्ती तौर पे कम हो जाती थी, वक्ती सुकून मिल जाता था। गुनाह में लज्जत होती है, मैं उस लज्जत का आदी होता गया, यहाँ तक कि मेरा काम डिस्टर्ब होने लगा। मैं चिड़चिड़ा हो गया। इसी तरह काफ़ी अरसा गुजर गया। मेरी यही रूटीन रही। और फिर एक दिन मैं अपनी जूनियर नफीसा हयात से मिला। हम दोनों एक जगह बैठे बातें हुई, कॉफ़ी पी गई। मैंने उसको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में बताया, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की। नफीसा की एक आदत बहुत अच्छी थी, वो आपको जज नहीं करेगी। अगर आप कत्ल कर दो और फिर उसके सामने चले जाओ, वो तभी आपको जज नहीं करेगी। उसने मुझे भी जज नहीं किया। उसने मुझे एक हल बताया। वो दोनों बहुत गौर से उनको सुन रहे थे। उसने कहा कि अगर कोई इंसान अपनी एक बुराई या बुरी आदत को अल्लाह के लिए छोड़ दे तो अल्लाह उसको बदले में उससे बेहतर नवाजता है। अल्लाह उसको इनाम देता है। अल्लाह खुश होता है। वो बोल कर चली गई। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर मेरे अंदर कौन सी बुरी आदत है। सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा, क्योंकि ना मैं झूठ बोलता था, ना रिश्वत लेता था, ना किसी का हक मारा था, ना कभी बीवी वालदैन रिश्तेदार या पड़ोसियों के हकूक खाए थे। 5 वक्त का नमाजी था। मैं बाकायदगी से कुरान पढ़ता था। फिर ऐसा कौन सा गुनाह था, कौन सी बुराई थी मेरे अंदर? और फिर मेरे दिल से आवाज़ आई, मैं, खुमर, वाइन, शराब, 4 मुख्तलिफ अल्फाज लेकिन मैंने एक ही, गुनाह। और फिर उस दिन उस कैफ़े में बैठकर मैंने शराब को अल्लाह के लिए छोड़ा। ये आसान नहीं था। मुझे खुद पे बंद बिठाने पड़े, खुद पे पहरे देने पड़े, खुद को अजियत दी। काफ़ी लोगों ने कहा कि इस तरह तुम इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, इसको खुद से आहिस्ता आहिस्ता दूर करो। लेकिन मैं समझ गया था, कुछ बुराइयों को नोच कर उनकी जड़ों से खींच कर निकालना पड़ता है। और मैंने ये किया। तुम्हारे बाप ने ये किया। उसके 2 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं बाप बनने वाला हूँ। वो फीलिंग्स, वो कैफियत, वो बयान से बाहर है। सारी दुनिया मुझसे पूछती है, मैं राज सुल्तान, तुम हाले से इतनी मोहब्बत क्यों करते हो? मैं उन्हें क्या बताऊँ? औलाद से तो मोहब्बत होती ही है, लेकिन हाले तो इनाम भी है, खुदा का तोहफा। मेरे अल्लाह ने मुझे बुराई छोड़ने का बदला इतना अच्छा दिया कि मैं आज तक उसका शुक्रगुजार हूँ। हसन ने डबडबाई आंखों से अपने बाबा को देखा था। और मेरी बारी? तब क्या हुआ था, वो भी बताए ना। उसके लहजे में इश्तियाक था। दोनों बाप बेटी ने एक दूसरे को देखा था। और फिर महराज सुल्तान ने नफ़ी में गर्दन हिलाई थी। तुम्हारी बारी पे तो कुछ खास नहीं हुआ बेटे। कुछ तो हुआ होगा, कुछ खास। अम्मा से पूछे ना, शायद उनको कुछ पता हो। मैं उनके साथ ही होता हूँ बच्चे, तुम नॉर्मल हो लेकिन मेरे लिए बहुत खास हो। और हसन की आंखों की जोत बुझ गई थी, जबकि हाले ने मुस्कुराहट दबाई थी। मैं नहीं बोल रहा आप लोगों से। इसकी बारी पे तो इतनी बड़ी फिल्म बना ली और मैं, मेरी बारी पे एक छोटा सा ट्रेलर भी ना दिखा सके आप। मैं नाराज हूँ। हाले, मेरा फ़ोन दो मुझे, बस मैं जा रहा हूँ। वो निरूठेपन से बोला था। मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है, निकलो यहाँ से। उसने गोया नाक से मक्खी उड़ाई थी। हाले की आदत थी, उसकी और हसन की जब भी लड़ाई होती थी वो उसका मोबाइल कहीं छुपा देती थी। ठीक है ना, दो। एक दिन ऐसा फंसोगी, मेरा मोबाइल छुपाने के चक्कर में, याद रखोगी। उसने धमकाया था। अच्छा, मेरी रहनुमाई फरमा दें मुस्तकबिल के पीर साहब कि ऐसा क्या होगा मेरे साथ? वो आंखें पटपटाते हुए बोली थी। पहली बात, अल्लाह ना करे कुछ हो। दूसरी बात, अगर कुछ हो गया ना तो जब वहां से कॉल्स करती रहोगी ना, तब पता लगेगा तुम्हें। क्योंकि मिस हाले सुल्तान, आपको सिर्फ और सिर्फ हसन सुल्तान का नंबर ज़बानी याद है। वही हसन जिसका मोबाइल आए दिन कहीं ना कहीं छुपा देती हो। हम्म, देख रहे हैं पापा, ये किस तरह बददुआ दे रहा है। उसी वक्त हसीना कमरे में दाखिल हुई थी। उनके पीछे नरगिस सूप का बाउल लिए आ रही थी। चलो दोनों यहाँ से दफा हो जाओ, आप अपने बाबा को तंग न करो। उन्होंने आते ही झिड़का था। वो दोनों भी खामोशी से उठकर निकल गए थे। अभी हसन ने हाले को मोबाइल वापस देने के लिए मनाना भी था। तो आज के एपिसोड को हम इसी पॉइंट पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आगे भी इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको अभी तक की स्टोरी पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।
اس کے علاوہ بھی اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ناول کی ریکمنڈیشنز ہیں تو ان کا بھی مجھے کامنٹ سیکشن میں انتظار رہے گا۔ انشاءاللہ آئندہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے ہنستے رہیے گا، مسکراتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔